तो ये हमारा एक उदाहरण है, एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब है, उसका प्राप्ति और भुगतान खाता दे रखा है और साथ में हमें अतिरिक्त सूचनाएं भी दे रखी है। कब दे रखी है? 31 मार्च 2018 को, यानी कि जो 2017 और 18 है उसका अंत का जब समय आ गया तो आपकी हमें सूचनाएं दे रखी हैं। तो समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता बनाना है और साथ में इस तिथि का तुलन पत्र भी तैयार करना है। तो प्राप्ति और भुगतान खाते से हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में आय और व्यय खाता बनाना सीखा था। इसको बहुत ही आराम से एक एक करके देखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो प्राप्तियां हैं ये किस साइड होती है? नाम पक्ष में होती है। तो यहाँ पर नाम पक्ष लिख देना चाहिए था, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। और ये आपका जमा पक्ष है, यानी कि क्रेडिट साइड है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जब आय और व्यय खाता की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज आय में आएगी उसको हम लोग देखते चले जाते हैं प्राप्ति वाली साइड से। लेकिन ध्यान रखिए कि व्यय लिखा जाता है नाम पक्ष में और आय आता है जमा पक्ष में, तो वहां पर ये चीज बदल जाएगी। प्राप्ति जो इधर लिखा हुआ है वो आ जाएगी आपकी आय साइड पर। तो प्राप्ति बाएं पक्ष से उठ करके दाएं पक्ष में जब आय में लिख रहे होंगे तो उसको वहां पर नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सदस्यों से चंदा, तो कुल चंदा हमें बता रखा है कितना हुआ। ठीक है, ये हमारा निश्चित रूप से आय हो जाएगा। फिर सदस्यों से प्रवेश शुल्क, तो अब ये आय होगा या नहीं होगा ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर इसका पूंजीकरण हो रहा होगा तो उतना हिस्सा हमारा सीधे सीधे तुलन पत्र में चला जाएगा, जो बचेगा वो हमारी आय हो रहा होगा। तो इसको अभी हम लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अतिरिक्त जानकारी जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या हुआ? पुराने खेल के सामान की बिक्री। ठीक, तो अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक एंट्री है। क्यों एंट्री है कंफ्यूजिंग? आमतौर पर अगर हम पुराने खेल के सामान की जगह कोई ऐसी चीज होती, मान लीजिए पुरानी अलमारी है, उसको आप बेच रहे हैं अपनी संस्था से, तो वो आपका एक एसेट था। क्या था? पूंजी थी। तो पूंजी निधि से ही वो चीज कम हो जाएगी, या फिर संस्थान के जो भी आपके पास कुल परिसंपत्तियां हैं कोई परिसंपत्ति कम होगी। लेकिन पुराना खेल का सामान है और कोई ऐसी चीज मानी जा रही है जो बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो जाती है, तो उसको फिर हम लोग एक व्यय की तरह देखते हैं। तो अगर हमने पुराने खेल का सामान बेच दिया तो वो हमारी इनकम हो जाएगी। तो अगर इन्वेंट्री बोला करते हैं हम लोग उसको, किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री, जिसको जो चीजें जल्दी जल्दी खर्च हो जा रही है, और अगर वो चीज जल्दी खर्च नहीं हो रही बहुत लंबे समय तक है तो परिसंपत्ति है। तो अगर परिसंपत्ति को बेचा गया तो सीधे तुलन पत्र में जाएगा। लेकिन अगर हमें कुछ बेच करके पैसे मिल रहे हैं और कोई इस तरह की चीज हमने बेची है जो जल्दी खर्च हो जाती है, एक साल के अंदर काफी अच्छा उसका डिप्रिसिएशन होता है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? उसको बेचने से जो पैसे मिले उसको हम लोग आय मान लेते हैं। तो खेल का सामान नॉर्मली बहुत जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट होता है, तो अभी हम लोग उसको आय मान करके चलते हैं। ठीक है, और इस तरह की चीजें जल्दी ही खर्च होने वाली है तो उसको अगर बेच रहे हो तो उससे जो पैसा मिला वो आय हो जाएगी। तो वो भी हमारी एंट्री आ जाएगी किसमें? आय और व्यय खाते में, आय के अंदर। अच्छा, फिर मैदान का किराया, तो जो हमें मैदान का किराया मिल रहा है, हमारा ये रेगुलर काम है, तो वो भी हमारी क्या हो गई? एक इनकम हो गई। बहुत आराम से सारी स्टेप का आप समझिए कि आय और व्यय खाते की बात हो रही है अभी। तो आय और व्यय खाते में कौन कौन सी आय होंगी बस वो समझिए बहुत ध्यान से। टूर्नामेंट के लिए चंदा, तो चंदा आ रहा है यानी कि सब्सक्रिप्शन आ रहा है किसके लिए? टूर्नामेंट के लिए। तो अगर टूर्नामेंट कोई स्पेसिफिक चीज हो गई, एक स्पष्ट रूप से हमें बता रखा है कि किसी एक उद्देश्य के लिए चंदा आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग पूंजी निधि में अलग से इसकी निधि बनाई जा सकती है, या फिर इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, ये हमारी इनकम में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। आजीवन सदस्यता शुल्क भी आपको पता है कि सीधे सीधे इसका पूंजीकरण हो रहा होता है पूरे का, तो ये भी हमारी आय नहीं होगी। खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अनुदान, तो खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अनुदान मिल रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है कि कोई एक खेलकूद प्रतियोगिता है उसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, तो यहां पर हमें स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि इस उद्देश्य के लिए है, तो वो हमारी इनकम नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। अब क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमें इतनी ही एंट्री से रखी, यानी कि जो भी हमारी आय में एंट्री है वो हमें यहां से पता चल गई। लेकिन अभी अतिरिक्त सूचनाओं को भी देखना बाकी है, तो अतिरिक्त सूचनाओं को भी देख लेते हैं। खेल का मैदान, ये क्या है? वर्ष के आरंभ में परिसंपत्तियां दे रखी हैं। तो परिसंपत्ति मतलब एसेट कितना था, तो अगर खेल का मैदान की जो भी वैल्यू है वो हमें मिल गई, ये आय तो हो नहीं सकती है। हस्तस्थ रोकड़, ये भी हम लोग स्टार्टिंग में जो पैसा था वो आय नहीं, वो आपके पास पहले से जो पैसा पड़ा हुआ है वो वाली बात हो रही है। खेल के सामान का स्टॉक, तो स्टॉक है वो भी एक तरह से कितना आपके पास सामान पड़ा हुआ है आपने वो देखा अभी तक, तो वो भी हमारी कोई आय तो है नहीं, वो सामान आपके पास परिसंपत्ति बनी हुई है। छपाई और लेखन सामग्री, ये आपके पास स्टार्टिंग में थी, तो ये आपकी परिसंपत्ति ये भी हो गई है ना, 11,000 रुपए, इसको भी आय से कोई लेना देना नहीं है। अप्राप्य चंदा, ये आपकी जाकर के एक आय बन जाएगी कि आपको चंदा मिलना था इस वर्ष और ये नहीं मिला। ठीक है, तो अप्राप्य है।
अभी इसको आपको मिलेगा, मतलब मिला नहीं है, मिलना चाहिए, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो हम लोग जब आय और व्यय में बना रहे होंगे तो हमारे पास कितनी एंट्रीज आएंगी, देख लिए, जो येलो कलर से मैंने मार्क किया वो हो गया। ठीक, अब समझिए, सदस्यों से चंदा आराम से बिल्कुल करेंगे इसको। ये होगी हमारी पहली एंट्री, पुराने खेल के सामान की बिक्री दूसरी एंट्री होगी, तीसरा मैदान का किराया होगा, और फिर अप्राप्य चंदा को हम लोग चंदा में ही इंक्लूड भी कर सकते हैं अगर हमने ऊपर सदस्यों से चंदा जो है लिखा हुआ है, लेकिन वो भी एक एंट्री आ रही होगी, सब एंट्री हो सकती है। फिर जब हम लोग पूरा कुल योग निकालेंगे तो हमें अलग से मिल जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमें कितनी एंट्रीज लिखेंगे, 1 2 3 और चौथी अप्राप्य चंदा। तो देखिए हम लोग जाते हैं अपने आय और व्यय खाते में, आय को देखते हैं। तो देखिए चंदा आपको जो दिया रखा था वही 2.5 लाख रुपए का है। फिर अप्राप्त जो था ना आपका कितना, अच्छा सॉरी, इसमें एक मैं माफी चाहता हूं, यहां पर मुझे और अतिरिक्त जानकारी भी दे रखी है। वो क्या दे रखा है, टूर्नामेंट खाते में आधे के और दान को स्थायी पवेलियन के लिए संचय का निर्माण करेंगे। अच्छा, ये थोड़ी लैंग्वेज ठीक नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर क्या है कि टूर्नामेंट से रिलेटेड जो कुछ भी आ रहा है, चाहे आपका जो कुछ भी है वो सब कुछ टूर्नामेंट से रिलेटेड एक निधि होगी। जैसे मैंने भवन निधि की बात की थी, वैसे ही टूर्नामेंट के लिए कोई निधि है, तो उसमें ही हम सारी चीजों को देखेंगे, तो वो हमारा परिसंपत्ति में जाता रहेगा, उसका कोई भी हम लोग का आय और व्यय की बात नहीं होगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अनुदान है और टूर्नामेंट के लिए चंदा है, ये हमारी इनकम नहीं होगी, जो हम लोगों ने पहले भी इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ था। तो ये हमें स्पष्ट हो गया। आगे क्या दे रखा है, 31 मार्च 2018 को अप्राप्त चंदा 42,000 रुपए का है। और ये कब की बात हो रही है, ये बैलेंस शीट भी हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 2018 को। इसका मतलब है कि साल के प्रारंभ में जो अप्राप्त चंदा था वो 28,000 रुपए का था, और साल के अंत में 42,000 रुपए का प्राप्त चंदा है। फिर क्या बताया गया, 50% खेल का सामान और 30% छपाई और लेखन सामग्री को अपलिखित करें। अब लिखित करें का मतलब क्या हो जाएगा कि वो पैसा जो है वो हम लोग उसको राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब समझ रहे हैं कि इतनी चीजें खर्च हो गई। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग खेल के सामान को 50% खर्च हो जा रहा है एक साल में, उसकी वैल्यू खत्म हो जा रही है, मान रहे हैं। और इसीलिए अगर पुराने खेल के सामान को हम बेचेंगे तो वो हमारी आय होगी, वो पूंजी से नहीं कटेगा। सब बात समझ आ गई। तो अब देखते हैं, तो अब चंदे में देखिए इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस 42,000 को भी, और ये जो शुरू में 28,000 रुपए था, तो ये समझिए 28,000 रुपए मैंने जोड़ने की बात कही थी, वो जोड़े। अगर आपके साल के प्रारंभ में आपको 28,000 रुपए मिलना था और वर्ष के अंत में आपको 42,000 रुपए मिलना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 14,000 रुपए आपको वास्तव में और ज्यादा ऐसा हो गया जो मिलना है। तो आपको जो चंदा मिला है 2.5 लाख रुपए का, उसमें वास्तव में 14,000 रुपए जुड़ रहे होंगे। आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कई लोग इस तरह की एंट्रीज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। 28,000 रुपए को हम क्या करेंगे, आपको वर्ष के प्रारंभ में ऐसा समझिए 28,000 रुपए मिलना है, ठीक, और आपको वर्ष के दौरान 2.5 लाख रुपए मिल गया, तो वर्ष के दौरान भी आपकी इनकम हो रही होगी, आपको और ज्यादा रुपए मिलना होगा, तो 2.5 लाख रुपए तो आपको मिल गया है, लेकिन आपको मिलना कितना था, 28,000। और वर्ष के अंत में अगर आपको मान लीजिए 28,000 रुपए फिर से मिलना होता है, इसका मतलब जो 2.5 लाख रुपए मिला है वो आपको वर्ष में जितना मिलना चाहिए था वो पूरा का पूरा मिल गया, क्योंकि शुरू में भाई 28,000 आपका बकाया था और लोगों पर, अब अंत में भी 28,000 रुपए बकाया है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अंत में आपको तो 42,000 रुपए मिल रहा है और शुरू में आपको 28,000 रुपए मिल रहा था, यानी कि 14,000 रुपए और लोगों के पास अभी है जो आपको वापस आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 14,000 रुपए जोड़ दिए जाएंगे। तो 2.5 लाख में आप 14,000 जोड़ोगे तो 2,64,000 हो जाएगा। इसी को हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं कि जो भी आपका अंत में बकाया बाकी है, तो वो तो आपके साल की अर्निंग मानोगे, तो 42,000 रुपए को आप 2.5 लाख में जोड़ दोगे। क्या करोगे, 42,000 रुपए को 2.5 लाख में जोड़ दिया, और क्या किया, जो 28,000 रुपए आपका स्टार्टिंग में बकाया था उसको हमने घटा दिया, तो 2,92,000 से जब 28,000 घटाओगे तो भी हमें 2,64,000 रुपए मिल जाएगा। तो जब हम एंट्री कर रहे होंगे आय और व्यय खाते में, तो हमने जोड़ा क्या, जो हमें अभी तक नहीं मिला है, हमारे लिए अप्राप्त था, ठीक, और घटाया क्या, जो हमें प्रारंभ में अप्राप्त था, तो 28,000 रुपए घटा दिया, तो हमें 2,64,000 रुपए मिल गया। हमारी एक एंट्री हो गई। अगली एंट्री किसकी है, प्रवेश शुल्क की। प्रवेश शुल्क की मैंने बात कही थी कि हमें तब तक हम लोग जब तक क्लियर नहीं है प्रवेश शुल्क हमारा आएगा या नहीं आएगा, प्रवेश शुल्क हमारा, यहां पर पूंजीकरण की कोई बात हमें अतिरिक्त सूचना में नहीं दे रखी है। इसका मतलब जो एंट्रेंस फी है या एडमिशन फी है वो पूरी की पूरी हमारी आय हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी, तो उसको हमने यहाँ पर जगह दे दी। अच्छा, तो ये भी हमारी अर्निंग हो गई, प्रवेश शुल्क हो गया। पुराने खेल के सामान का क्या बात हुई, वो भी हम लोगों ने माना हुआ था एंट्री। इसका मतलब अब एक एंट्री और बढ़ जाएगी प्रवेश शुल्क वाली, जिसको लेकर के हम लोग थोड़ा डाउटफुल थे, क्योंकि इसके बारे में हमें कहीं पर भी अतिरिक्त सूचना दे नहीं रखी है, इसलिए आय हो गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रखा था। अभी क्या करेंगे, अभी इसके बाद देखिए पुराने खेल का सामान भी हो गया और फिर मैदान का किराया। तो मैदान का किराया भी जो है, यहाँ पर हॉल का किराया लिखा हुआ है, ये हॉल का किराया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमारा मैदान का किराया होगा। और मैदान का किराया जितना भी आया है उसको हम लोग क्या कर देंगे,
नोट कर देंगे और वो कितना हो रहा है हमारा 28,000 रुपए का। तो यहाँ पर बस हॉल का किराया था, वो चीज गलत लिखा हुआ है, वो चीज ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर रखी है। पुराने खेल का सामान भी आ गया। अच्छा, उसको छोड़कर कि कोई और एंट्री बच रही है क्या? कोई और एंट्री नहीं बच रही है। तो हम लोगों ने हमारे आय की साइड पर जो सारी चीजें थी हमने उसको मिला लिया है, ढूंढ लिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने व्यय को देखने के लिए। तो व्यय को देखते हैं कहां से? भुगतान वाली साइड से, और साथ में जो अतिरिक्त सूचना दे रखी हो। तो शेष जो है पुराना बैंक अधिविकर्ष है, इसका मतलब हमारा बैंक के ऊपर कर्जा है, लेकिन व्यय तो है नहीं, वो पहले से ही स्टार्टिंग में ही हमारा कर्जा दे रखा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं व्यय की, फील्ड और पवेलियन की देखभाल, ये हमारा निश्चित रूप से खर्चा है। तो इसको मैं जो मार्क कर रहा हूं मरून कलर से, वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। तो ये हमारे लिए व्यय हो गया। टूर्नामेंट व्यय, अब देखिए टूर्नामेंट हम लोग एक तरह से उसकी निधि अलग बना चुके हैं, क्योंकि टूर्नामेंट कराने की निधि अलग है, उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा जो आ रहा है, अनुदान का, वो भी अलग जा रहा है। उसके लिए हमें कुछ आय जो हमारे ये हुआ था, टूर्नामेंट के लिए चंदा मिला था, वो भी हमने अलग रखा हुआ था, और साथ में खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अनुदान मिला हुआ था, उसको भी हम लोगों ने क्या हुआ है? अलग कर रखा है, वो एक निधि में जा रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, ये भी हमारा नहीं आएगा किसमें? जब हम लोग इसको व्यय की बात कर रहे होंगे। दरें और बीमा निश्चित रूप से हमारे लिए एक व्यय है। फिर दूरभाष भी हमारे लिए व्यय है, डाक और कोरियर व्यय भी है, छपाई और लेखन सामग्री भी हमारा व्यय है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें कुछ दे रखा था अतिरिक्त सूचना, आपको अगर याद होगी 11,000 रुपए के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि छपाई और लेखन सामग्री 11,000 रुपए की स्टार्टिंग में थी, और आपने क्या किया? 26,000 रुपए का और खरीद लिया, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 39,000 रुपए की छपाई और लेखन सामग्री हो गई। लेकिन इसमें से हम पूरी की पूरी हमारा व्यय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 30% छपाई और लेखन सामग्री को अपलिखित करना है। इसका मतलब क्या मान रहे हैं? कि हमारे पास लेखन सामग्री जितनी भी है और छपाई का जितना भी खर्चा था, उसका 30% ही खर्च हुआ, बाकी हमारे पास बचा रह जाएगा। तो 30% खर्च हुआ, तो व्यय कितना हो जाएगा? जो भी 26,000 और 11,000 जोड़ देंगे 37,000, उसका 39,000 मैंने बोला था, उतना नहीं होगा। 26 और 11, कहां से 26 और 11 आया? देखिए 11,000 आपके पास ये दे रखा है प्रारंभ में, और 26,000 का आपने क्या किया है? खरीदा है। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 37,000, और 37,000 में भी इसका 30% खर्च होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? जो भी अमाउंट आएगा फिर उसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे। कुछ ऐसा आ रहा होगा, 11,100 के आसपास आ रहा होगा। इतना अमाउंट क्या हुआ? खर्च हो गया। तो बचेगा कितना? इसी से आप इतना घटा दोगे तो आपका इतना बच जाएगा। अच्छा, तो छपाई और लेखन सामग्री की भी एंट्री होगी। फिर विविध व्यय, ये भी हमारा एक व्यय है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स जो भी है, एक्सपेंसेस हैं। फिर सचिव को सम्मानार्थक पारिश्रमिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम। कोई भी हमारे आकर के कुछ काम कर रहा है संस्था में, तो उनको जो ऑनरेरियम है वो भी हमारे खर्चा है। घास के बीज, आपके पास खेल का मैदान है तो वो भी आपका खर्चा हो गया। विनियोग, विनियोग मतलब आपने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करना खर्चा नहीं है, आपने पैसे जरूर खर्च किया, भुगतान किया, लेकिन वो खर्चा नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर खेल के सामान का क्रय, कौन सा क्रय? खेल के सामान का। तो ये भी खेल का जो सामान है ना, वो आपके लिए खर्चा नहीं, आप एक तरह से परिसंपत्ति बना रहे हो जिसमें से 50% का डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे अपने व्यय में। फिर क्या हो जाएगा? शेष जो भी आपका बचा है वो तो आपकी एक तरह से बैलेंसिंग एंट्री है, तो इसको आप तो छोड़ ही दोगे। तो अब हमें ये दिख रहा है कि कौन कौन सी चीजें किसमें आएंगी, जो भी हमारा व्यय है। लेकिन अतिरिक्त सूचना में कुछ और बाकी है क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अतिरिक्त सूचना से भी हमें कई चीजें उठानी पड़ सकती हैं। खेल का मैदान, ये तो परिसंपत्ति, ये नहीं आएगा। हस्तस्थ रोकड़ है, ये भी परिसंपत्ति नहीं आएगा। खेल के सामान का स्टॉक, इसको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? 85,000 रुपए, इसका मतलब आपके पास वर्ष के प्रारंभ में 85,000 रुपए का सामान था और आपने 68,000 रुपए का खरीदा। ये सीधे सीधे व्यय नहीं है, लेकिन व्यय क्या है? देखिए 68,000 रुपए का कहां पर खरीदा आपने? ये आपको दिख रहा है कि 68,000 का खरीदा, और साथ में 85,000 रुपए का क्या हो रहा था? प्रारंभ में था। तो दोनों को मिलाकर के जो कुल अमाउंट आया वो नहीं व्यय हुआ। लेकिन यहां पर व्यय में आप डिप्रिसिएशन ह्रास देखते हो ना, और आपको बता रखा है कि 50% खेल का जो सामान है उस पर ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? 50% की कमी आ रही है। तो वो 50% आपका करोगे, जो कुल आपके पास खेल का सामान आ गया, कितना हो जाएगा? वो 85,000 प्लस 68,000, उसका 50% आपका कर दोगे, कम कर दोगे, वो आपका खर्चा माना जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा? यहां पर ही आप लिख लो प्लस 85,000, 85,000, और इसका क्या हो जाएगा? बटे 2, क्योंकि 50% मतलब 1/2। तो इतना आपका क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। तो ये भी हो गया। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी कितनी एंट्रीज होंगी? एक ये हो जाएगी 1,15,000 की, फिर 10,000 की, 3,500 की, 4,000 की, फिर ये 11,100 वाली एक एंट्री छपाई की, विविध की होगी। कितनी एंट्रीज होगी गिन लीजिए? 1 2 3 4 5, और नीचे आप आ रहे हैं तो 6 7 और 8। तो 8 एंट्रीज हमें दिख रही हैं। अब देखते हैं कि 8 एंट्रीज हैं या ज्यादा है या कम है।
और अभी उसको देख लेते हैं कि कोई चीज छूटी तो नहीं है। तो पहले ये 8 तो आएंगे। फील्ड और पवेलियन आ गया एक, चलिए सही है। दरे और बीमा हो गया, दूरभाष का हो गया, डाक और कुरियर का हो गया। छपाई का देखिए 26,000 में 11,000 जोड़ा जो मैं बता रहा था 37,000 हो गया, और उसमें से 25,900 क्यों घटाया? ये आपने क्या किया, अंतिम स्टॉक है। तो उपभोग की गई जो स्टेशनरी है, उपभोग की तो हम लोग बात करते हैं जब व्यय की बात कर रहे होंगे। जब परिसंपत्ति की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास ये आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक है और स्टॉक हमारे परिसंपत्ति का एक हिस्सा हो जाता है जब हम लोग तुलन पत्र में बनाएंगे। विविध खर्च है, ये भी हो गया। सचिव को सम्मानार्थ पारिश्रमिक, ये भी हो गया। और उसके बाद से घास के बीज, ये भी खर्च आता है। खेल के सामान का उपयोग, अब देखिए दोनों को जोड़ दिया और 50% निकाल करके हमने घटा दिया अंतिम स्टॉक में, तो जो व्यय आ गया वो भी हमारा 50%, 76,500 आ गया। फिर आधे के किसका है? अब ये तो एक बैलेंसिंग एंट्री है, तो ये एंट्री नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर कितनी एंट्रीज करनी चाहिए थी? जितनी उतनी ही है, देख लीजिए। 5 इधर थी और 3 इधर हो रही थी, कुल मिला के 8 एंट्रीज हो रही थी। तो देखिए 8 है क्या, 1 2 3 4 5। अब ये पूरी एक ही एंट्री, उसको अलग अलग एंट्री मत समझना, वो जोड़ा घटाया गया है। और फिर छठी, सॉरी ये उपयोग की गई स्टेशनरी नहीं है, ये वो तो एक ही का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। आप समझ रहे हैं? यहां से लेकर के यहां तक कि एक ही चीज चल रही है, एक ही मद की बात हो रही है। हम कौन सी मद है, कौन कौन से आइटम्स उसकी बात कर रहे हैं। तो छठा हमारा विविध व्यय हो गया। सचिव को सम्मानार्थ पारिश्रमिक 7वां हो गया। अब एक और एंट्री यहां पर होनी चाहिए, 8वां हो गया। और खेल के सामान का उपयोग, तो यहां पर हमें 9 एंट्रीज दिख रही हैं। इसका मतलब हम लोगों ने कोई एक एंट्री मिस की है क्या? घास के बीज देखिए, फिर से गिन लेते हैं। विनियोग हो गया, घास के बीज हो गया, सॉरी ये 8 नहीं है, ये 9वीं भी है जिसको मैंने इधर मार्क नहीं किया हुआ था। किसको? छपाई और लेखन सामग्री को, तो जिसको मैंने काउंट किया हुआ था, यानी कि 9 एंट्रीज होनी चाहिए थी, तो 9 एंट्रीज हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो आगे क्या बढ़ेंगे हम लोगों ने? यहां से क्या बना लिया? यहां से हम लोगों ने अपना आय और व्यय खाता बनाया है क्या? पूरी तरह से? पूरी तरह से नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो बैलेंसिंग एंट्री आएगी वो आएगी। और ये बैलेंसिंग एंट्री आती कैसे है? आप पिछला वीडियो याद करिए, हम लोगों ने अपनी सारी आय जो है उसको जोड़ लिया। क्या करेंगे? सारी आय को जोड़ लेंगे। सारी आय को जोड़ने के बाद से सारे व्यय जोड़ लेंगे। अगर व्यय हमारा कम है तो उसमें हम लोग आधे की एक एंट्री कर देंगे, और ये वही एंट्री है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको लिख करके बता देता हूं एक बार कि कुल मिलाकर के हमारी आय कितनी हुई है और कितना व्यय हुआ है। तो आय और व्यय किसके लिए? जो हमें संतुलन बैठाने के लिए एक बैलेंसिंग एंट्री चाहिए। तो ये है हमारे सारे व्यय। ठीक है, तो इन व्यय को हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 5 1 6 4 10 6 16 5 21 की एक हाथ से लगी 2 5 2 7 3 10 4 14 1 15 4 19 2 21 6 27 के साथ हाथ से लगी 2 7 2 9 3 12 13 14 15 की 5 हाथ से लगी 1 1 1 2। तो ये आपका आ गया कितना? टोटल व्यय कितना आ गया? व्यय आ गया आपका 2,57,100। ठीक, इसी को हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आधे की मिल जाएगा। और दिख रहा है कि आया ज्यादा है, तो आधे की कितना हो जाएगा? घटा देते हैं, 0 0 4 2 5 52,400। और देखिए इसका मतलब ये हमारी बैलेंसिंग एंट्री होनी चाहिए थी, और ये हमने यहाँ पर बैलेंसिंग एंट्री कर रखी है। तो ये हमें हवा में नहीं मिला, ये हमें पूरे कैलकुलेशन करने के बाद मिला। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? यहाँ से हमारा आय और व्यय का जो खाता था बहुत आराम से बन गया। अब हम लोग इसी का बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तुलन पत्र कैसे बनाएंगे, वो हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में।